देखो सब सही आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ तक चल रहा है, लिखा हुआ सब क्लियर है। इधर इधर ना बीच वाला ये ना, इससे आगे नहीं, इधर ठीक है, क्लियरिटी है ना, कोई भी लिखा हुआ नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे। वेलकम टू बिग ड्रीम क्लासेस, आप सभी का बिग ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छूट गया था, किसी कारण क्लास नहीं कर पाए थे, वो लोग रेगुलरली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक लेक्चर मिलता रहेगा रेगुलरली, उससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या और इसको नाम क्यों दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो कि इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ जैसा वर्ड लग रहा है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब जो है सिंपल समझेंगे कि ये चार्ज है, मतलब अगर इलेक्ट्रो के दूसरे वर्ड मीनिंग पर जाए तो वो चार्ज होता है, और स्टैटिक्स मतलब होता है वो चीजें जो रुकी हुई हैं उनको कहते हैं स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेनली चार्ज के लिए है, और ऐसे चार्ज के लिए है जो रुका हुआ। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेनली चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, और वो चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, मतलब चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो किस तरह का इफेक्ट बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, या किस तरह के इफेक्ट्स को फील कर पाता है उसके बारे में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिंपली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम बोल सकेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges, we study about charges which are at rest, which are at rest। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जों के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज स्टैटिक नेचर के हो, और या जो चार्ज रेस्ट। क्लियर। अब इसके बाद देखो कि जैसे ही हम चार्ज की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग ये जाएगा कि चार्ज क्या है, तो इसलिए इसके बाद समझेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज को जनरली कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू जैसे सिंबल से डिनोट किया, सूचित किया जाता है, या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से, ठीक है। अब चार्ज का डेफिनेशन क्या है, ऐसे तो चार्ज का डेफिनेशन दिया गया है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे तुम बहुत सारे घटनाओं को देखते होगे, जैसे कभी कभी कागज के टुकड़ों को कहीं से ऐसे बाल को रब करके कागज के टुकड़ों के नजदीक ले जाते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। ऐसा जब हम करते हैं तो हमको दिखता है कि कागज का टुकड़ा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है कंघी के तरफ, ऐसा देखते हैं हम डेली देखते हैं। तो ये सब जो सीन है, इस सीन से हमने क्या ऑब्जर्व करा कि कंघी पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई होगी जिसके कारण कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर, तो उस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया था फर्स्टली चार्ज के। मतलब चार्ज सिंपली क्या है कि एक प्रॉपर्टी। अब क्यों आता है यहाँ पे, जैसे हम बाल से कंघी को रब कर रहे हैं तो उस कारण से आ रहा है। समटाइम्स तुम देखोगे कि वूल के साथ ग्लास रॉड को या सिल्क के साथ ग्लास रॉड को रब करने से ऐसी प्रॉपर्टी आती है।
कभी कभी ठंडी के दिनों में ऐसे कपड़ों के साथ आप जब ऐसा ठंडी के कपड़ों जैसे स्वेटर वगैरह जो फर का बना होता है उनके साथ आपको एक आवाज़ के साथ सुनाई देता होगा, चरचर की आवाज़ होती है, ऐसा होता है ना। या तुम ब्लैंकेट वगैरह जो फर का बना होता है उसमें पूरे डार्क रूम में कभी कभी एक चिंगारी सी दिखती है कि लगता है कि कुछ जैसा चमका सा ऐसा। वो सब घटनाएं चार्ज पर आ जाती हैं, समझे। क्या होता है, चार्ज क्यों होता है, क्या होता है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे वो सब घटनाएं हैं एक जो किसी न किसी मटेरियल के साथ घटित हो रही है, ऐसा होता है। तो चार्ज को इस आधार पर हम ऐसा कहेंगे कि चार्ज किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि जिस जैसे कि कंघी में हमने बाल से रब करते होंगे कंघी, और बाल से कंघी को रब करने के बाद क्या लगा कि उसमें कागज के टुकड़ों के पास ले गए, तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जब हम कंघी को अपने बालों से रब कर रहे थे तो घिसने के कारण उस कंघी पर एक गुण आ गया, एक प्रॉपर्टी आ गई। उस प्रॉपर्टी के कारण वो कागज के टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस गुण को उन्होंने डिफाइन करा चार्ज। क्या है, चार्ज। मतलब अब इस तरह के इफेक्ट को किसी कंघी से चार्ज, कंघी के मतलब बाल में रब करने या पेन के बाल में रब करने के बाद कागज के टुकड़ों के नजदीक ले जाने के बाद अगर वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है तो कागज के टुकड़ों को जो आकर्षित करती है उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के रेंज में रखते हैं। किस तरह की प्रॉपर्टी के रेंज में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के रेंज में। या अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी समझते हैं, जैसे मैग्नेट को लोहे के नजदीक ले जाते हैं तो उस तरह की प्रॉपर्टी है, उसके पीछे का भी कारण आगे चल के देखेंगे, वो भी चार्ज है, ठीक है। लेकिन हमारे हम लोग फैमिलियर है कागज के टुकड़ों के वाले एक्सपेरिमेंट के साथ, इसीलिए अभी हम इसी से समझेंगे कि जब भी हम कभी कंघी को रब करके कागज के टुकड़ों के नजदीक ले जाते हैं, इस इफेक्ट को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के रेंज में लाना है। मैग्नेट को लोहे के नजदीक ले जाते हैं और उस तरह का जो इफेक्ट बनता है उसको मैग्नेटिक इफेक्ट के रेंज में रखते हैं। तो कहने का मतलब दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल चार्ज है, दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल चार्ज है। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए इसी दो इवेंट का सहारा लिया जाता है। कहा जाता है कि चार्ज किसी भी मटेरियल का, क्योंकि जब भी चार्ज किसी न किसी मैटर के साथ एसोसिएट होता है, जैसे वहाँ कंघी के साथ एसोसिएट हुआ, कभी रॉड के साथ एसोसिएट होगा, कभी ब्लैंकेट के साथ एसोसिएट होगा, मतलब उसको चार्ज होने के लिए मैटर तो चाहिए ही चाहिए। मैटर मतलब कोई ना कोई मटेरियल बॉडी चाहिए। इसीलिए डिफाइन हम लोगों ने चार्ज को ऐसे करा है कि चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर किसी भी मटेरियल पर अगर चार्ज आ जाता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बनाता है या मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को महसूस करता है, समझ गए, या मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस करता है। कौन महसूस करता है, चार्ज। बनाता कौन है, वो भी चार्ज। तो कहने का मतलब चार्ज को इसलिए डिवाइड इस तरह से डिफाइन किया गया कि चार्ज किसी भी मटेरियल के साथ, इसकी जो चार्ज की प्रॉपर्टी जब भी आती है तो किसी न किसी मटेरियल के साथ एसोसिएट होकर आती है, और इस प्रॉपर्टी के आने के कारण ही हमारे पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स दिखते हैं और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का असर दिखता है उस बॉडी पर। आया बात समझ। तो सिंपली हम चार्ज को डिफाइन करेंगे कि चार्ज किसी भी वस्तु का या मैटर का वो गुण है जिसके कारण ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट को महसूस भी करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि चार्ज is the property associated मतलब साथ, associated with matter due to which matter create या matter gets capability to create से अच्छा रहेगा produce, matter gets capability to produce electric and magnetic effect, produce and experiences भी लगा देगा, produce and experiences जन्म भी देता है और इसके कारण चार्ज
के गुण आने के कारण ही दूसरे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को महसूस भी करते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस भी करते हैं। इसीलिए लिखेंगे प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस, produces and experiences electric and magnetic effects. चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके आने के कारण ही कोई भी वस्तु इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसे चीजों को जन्म देता है या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जैसे चीजों को महसूस भी करता है या उसके इफेक्ट को महसूस भी करता है। किस प्रॉपर्टी के कारण? चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण। क्लियर? डेफिनेशन लिखना है, लिखो। इसके बाद है ये तो डेफिनेशन था बेसिक चार्ज। इसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज का बेसिक और कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चार्ज को और कैसे डिफाइन किया गया, इसके यूनिट्स कैसे लाए गए, उन चीजों को। जैसे कि चार्ज को करंट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे तुम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट कभी ना कभी, और 12th में हम आगे चल के पढ़ेंगे 2 क्लास के मतलब 2 चैप्टर्स के बाद इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी हम बेसिक क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित करते थे मतलब डिफाइन करते थे, तो हम कहते थे कि चार्ज के फ्लो होने के रेट को, दर को करंट कहते हैं, Q/T से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते थे? Q/T से। Q का मतलब चार्ज और T का मतलब समय, I का मतलब करंट। तो जब हम यहाँ से चार्ज को एलिमिनेट करते हैं तो Q बराबर हम डिफाइन कर देते हैं I × T। करंट इनटू समय को चार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ से? करंट इनटू समय जो होगा टाइम, दैट विल गिव यू द चार्ज। करंट को अगर हम 1 एम्पियर रखें, कितना रखें? अगर हम कहें किसी वायर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और 1 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक? 1 सेकेंड। अगर किसी वायर से 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करे तो हम इस चीज को 1 कूलम चार्ज के नाम से डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हम चार्ज को डिफाइन किए बेसिकली कि चार्ज जो है वो एम्पियर इनटू सेकेंड है। एक्चुअली अगर किसी भी वायर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और 1 सेकेंड तक अगर फ्लो कर जाता है तो 1 सेकेंड में उस वायर के द्वारा फ्लो किए गए चार्ज का जो माप होगा मतलब वैल्यू होगी, वो वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 कूलम। इस तरह से हम उसको एम्पियर इनटू सेकेंड को ही क्या नाम दे दिए हैं? कूलम। तो इस तरह से चार्ज को डिफाइन करने के लिए एम्पियर और टाइम का सहारा लिया गया, करंट और टाइम का, क्योंकि फंडामेंटल जो हमारा वैल्यू मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा क्या है? करंट है। इस तरह से हम चार्ज की ऐसा यूनिट को जो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज वो कूलम को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो बोलेंगे वो बोलेंगे इस कूलम। तो हमारा जो चार्ज का ऐसा यूनिट है वो क्या है? कूलम। और जनरली चार्ज जो लिखा जाएगा वो कूलम में इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कूलम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व के पर्पस से जब भी कभी प्रैक्टिकली लिखते हैं तो वो चार्ज बहुत बड़ा है, इसलिए माइक्रो कूलम वगैरह में लिखते हैं। इसमें ऐसा म्यू सी मतलब माइक्रो कूलम। किसमें लिखेंगे? माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻
होगा 2 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ करोड़। तो अब से ये भी ध्यान रखेंगे कि माइक्रो लिखा हुआ होने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रो कूलम ऐसा यूनिट है, माइक्रो एक प्रीफिक्स है और उसके लग जाने से माइक्रो की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻⁶। समझ आया? इस तरह से चार्ज का ये ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट के बाद इसके डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ तक नोट करें, अगर हम इसी तरह से इसके डायमेंशन के बारे में देखो, इसका
स्क्रीन को पॉज करके ना जब जाए तो अभी देखिए। इसके बाद क्या है कि डायमेंशन की अलग बात है। डायमेंशन का मतलब है जब भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनमें से कि एक करंट था और एक समय। तो ये देखो कि करंट और टाइम का प्रोडक्ट है। तो करंट की जगह पर हम अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से अगर डायमेंशन रखेंगे तो करंट की जगह पर एम्पियर आना चाहिए और समय की जगह पर कैपिटल की डायमेंशन आना। इसीलिए चार्ज का डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? A into T, A into T। अब इसके और कुछ ऐसा यूनिट्स हैं चार्ज जो पूछा भी जाता है 12 के भी, ठीक है। सब ऐसा यूनिट्स और कुछ नहीं, मतलब और कुछ यूनिट्स हैं। जैसे कि एक यूनिट फेमस है, वो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक यूनिट है इसका चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इन शॉर्ट इस यूनिट को ESU कहा जाता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज को स्टैट कूलम में लिखते हैं, STAT, स्टैट कूलम। स्टैट कूलम मींस सिंपली CGS यूनिट कह सकते हैं इसको। दिस इज आल्सो नोन एज CGS यूनिट ऑफ चार्ज, सेंटीग्राम सेकेंड के टर्म, CGS यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जब हम चार्ज की यूनिट को लिखते हैं तो वो होता है ESU। अब जब इसकी वैल्यू को रखेंगे ESU तो इसको याद रखेंगे कि 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर है। कितने के बराबर? 3 × 10⁹ ESU। इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो एक दूसरा यूनिट है वो है स्टैट कूलम। अगर एक कूलम को कंपेयर करेंगे स्टैट कूलम से तो क्या लिखेंगे? 3 × 10⁹। और समटाइम्स उल्टा भी लिख दिया जाता है, तो उल्टा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं मान लो एक ESU को कूलम कितने कूलम के बराबर लिख सकते हैं वो वैल्यू पूछा है, तो एक ESU को अलग करेंगे, इसको उधर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम। और सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁹ से ये ऊपर चलता है, तो 1/3 का मतलब 0.33 × 10⁻⁹। और इसको थोड़ा सा और अरेंज करोगे, ठीक है, तो पॉइंट को उधर एक पॉइंट और शिफ्ट करोगे इधर की ओर, तो एक पॉइंट पावर में और बढ़ जाएगा। ये लिख सकोगे 3.3 × 10⁻⁻10। तो समटाइम्स ये रिलेशन भी लिखा जाता है 1 ESU कितने कूलम के बराबर है। इसको पॉज करके सब लोग नोट कर लेना, स्क्रीन को रोक कर, ठीक है। अब देखो इसके समटाइम्स ये भी पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 ESU लिखेंगे कितना? 3.33 अप्रोक्सीमेट इनटू 10⁻⁻10 कूलम। तो कंपैरिजन दोनों यूनिट्स का उल्टे सीधे किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। ये था बेसिक चार्ज का SI, उसका डायमेंशन, ये सब। अब है चार्ज क्या है और इसके डेप्थ में जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को देखते हैं, ठीक है। नोट कर थोड़ा सा नहीं करो। अब जो हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस बेसिक आइडिया लेंगे कि एटम का फॉर्मेशन किस किस फंडामेंटल चीजों से हुआ है उसके। जैसे कि मान लो ये कोई एटम है, एटम पे क्यों जा रहे हैं? ताकि तुम्हें फील हो जाए कि चार्ज है, समझे, और क्या कारण है किसी भी बॉडी के चार्ज होने का, ठीक है। देखो ये कोई एटम है तो हम लोगों को इतना तो बेसिक पता ही है कि अगर कोई चार्ज 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा कि कोई भी जो
एटम होता है उसके सेंटर में एक बहुत छोटा सा रीजन होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके चारों ओर उसकी कक्षाओं में या ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाता रहता है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर। ठीक है, तो कोई भी एटम जो बना हुआ है वो बेसिकली इन्हीं तीन चीजों से बना है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसीलिए इसको कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी एटम भी कहा जाता है, किसी भी एटम का कंस्टिट्यूएंट। इस पर फोकस करो, नोट्स इससे कर रहे हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पॉज करके वहां से करें। ठीक है, तो कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जो बनी हुई है वो किन से बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है? एटम से। और हर एक एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी हम चार्ज है क्या? किसी भी चीज को खींचेंगे, खींचा जाएगा नहीं ना। या कोई भी चीज कंघी जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो वो चार्ज होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब कि कोई भी एटम जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का क्या मतलब है? कि उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा चीज नहीं होता है, या उसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जब तक चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ना ही तो फील होगा और ना ही तो क्रिएट होगा। तो सिंपल सा बात है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है। मतलब Q नेट क्या होता है? जीरो। Q नेट के जीरो होने के पीछे क्या कारण है? जबकि हम कह रहे हैं ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसकी कंस्टिट्यूएंट्स पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कि क्या क्या मैथमेटिक्स कहता है और क्या है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिखते हैं, ई सिंबल होता है इसका, ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -1 यहाँ रिलेटिव चार्ज को दिखाता है, उस पर भी देख लेंगे कि रिलेटिव चार्ज क्या होता है। कोई भी एटम फर्स्टली जो फंडामेंटल चीज लिखेंगे वो लिखना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो पता किया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सब डाटा याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस डाटा का यूज नहीं होगा। डायरेक्टली यूज होगा 12th के एग्जाम्स में भी, बोर्ड्स में भी और किसी भी तरह के कंपैरेटिव एग्जाम्स। इसीलिए इस डाटा को याद भी रखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखते हैं? और जनरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम कोएफिशिएंट से लिखते हैं। ये वैल्यू जो होता है 1.6 इनटू 9.1 इनटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है केजी के यूनिट्स में वो इतना लिखा गया 9.1 इनटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर? इसके बाद जो डाटा है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरी बात है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी मास और दूसरी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन की वो है चार्ज। इसको QE से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू होता है 1.6 -1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव में। किसमें? नेगेटिव में। कितना होता है? तो -1.6 इनटू 10 टू द पावर -19। ये है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब एक चीज है, एक टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है उसका नाम है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज एक्चुअल में कंपेयर करने की चीज है। कंपेयर करने के लिए इस टर्म को लाया गया है कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोन के चार्ज की तुलना में कितना बड़ा है, इसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। तो इसके लिए इसका डेफिनेशन भी ऐसा ही है। रिलेटिव चार्ज का मतलब है किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज, जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या कर देते हैं? डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं। तो जब भी रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसके चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज से विभाजित करके लिखेंगे।
जैसे कि इलेक्ट्रॉन के केस में अगर रिलेटिव चार्ज पूछा जाता तो ये -1 होता है। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोनों को कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा -1, इसलिए रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 होता है। उसको इस E सिंबल के साथ ऊपर लिखेंगे। -1 यहाँ ये सूचित करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मैग्नीट्यूड में प्रोटॉन के ही बराबर है, लेकिन उससे ऋणात्मक है, मतलब ये प्लस में होता है तो वो माइनस। क्लियर है? इस तरह था ये इलेक्ट्रॉन का। दूसरा जो इसका ये फंडामेंटल है वो है क्वांटिटी, वो है प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन क्या होता है, तो इसी को हम मिटा मिटा के लिखेंगे। तुम लोग स्क्रीन को पॉज करके इन सभी नोट्स को लिखो, ठीक है? दूसरी जो प्रॉपर्टी, जो मतलब फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स है किसी भी एटम का, वो कंस्टिट्यूएंट क्या है? रिलेटिव चार्ज तो समझ ही गए। किसी भी बॉडी के चार्ज को उसके प्रोटॉन के चार्ज से विभाजित करते हैं। जैसे किसी का रिलेटिव चार्ज 2 आ रहा है, इसका मतलब वो प्रोटॉन से 2 गुना चार्ज। किसी का रिलेटिव चार्ज 5 है, इसका मतलब प्रोटॉन के चार्ज से 5 गुना है। -5 है मतलब 5 गुना तो है, लेकिन साइन क्या है? जस्ट विपरीत। ये बताता है रिलेटिव चार्ज। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? और जब भी ऐसे लिखते हैं ऊपर, तो ये एक्चुअल में लिखते हैं इसको रिलेटिव चार्ज, ठीक है? तो मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 to 4 अप्रॉक्स 0, इस तरह का। ये डाटा 1-2 पॉइंट तक वेरिएशन इधर हो सकता है कहीं किसी और किताबों में, बट स्लाइड में वेरिएशन ये होता है हर एक बुक्स में अलग अलग, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस 2 डिजिट तक आपको ध्यान रखना। 10⁻⁻27 क्या लिखोगे? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 लीजिए। ये है तुम्हारा मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, बट साइन वाइज प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ये किस पर चार्ज है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज अगर लिखेंगे तो अब इसी के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? +1 मिलने वाला है। इसलिए रिलेटिव चार्ज अगर लिखना भी है, रिलेटिव चार्ज अगर लिखते भी हैं तो रिलेटिव चार्ज बराबर लिखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ ही रेशियो निकालेंगे QP, तो ये कितना आ जाएगा? +1। तो ये रिलेटिव चार्ज होता है किसी भी प्रोटॉन, ठीक है? तो ये था प्रोटॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उस पर अगर हम देखेंगे तो देखेंगे जितना चार्ज प्रोटॉन पर प्लस में है उतना ही चार्ज क्या है? माइनस में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और ये प्लस माइनस कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे कर्व चढ़ा हुआ है या कोई खूब ज्यादा अमीरी में है। ये सिर्फ इतना बताता है कि जो बिहेवियर एग्जैक्टली प्रोटॉन रखता है, जितना रखता है, अगर बिहेवियर को हम नंबर से रिप्रेजेंट करें, इसको बिहेवियर या गुण को नंबर से रिप्रेजेंट करें, तो जितना मार्क प्रोटॉन को मिलेगा उतना ही मार्क किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन बिहेवियर एक दूसरे के जस्ट विपरीत है, इसीलिए एक नंबर में क्या लगा दिया? प्लस साइन, और दूसरे में क्या लगा दिया? माइनस साइन। तो सिंपल सा बात अगर हम समझेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज सूचित करता है वो ये सूचित करता है कि दोनों के गुण जो है एग्जैक्टली इक्वल एंड विपरीत है, इसीलिए एक पर प्लस और एक पर माइनस साइन आया। बात समझ? तो चार्ज मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज के दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेवियर रखते हैं, और नंबर वाइज इक्वल होने का मतलब एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट बिहेवियर, ठीक है? तो ये था चार्ज ऑफ प्रोटॉन। फिर था रिलेटिव चार्ज। अब तीसरा जो है वो प्रॉपर्टी, तीसरा जो फंडामेंटल चीज है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में देखो, तो न्यूट्रॉन क्या होता है उसके मास के बारे में देखेंगे। जैसे उसके मास में सिर्फ ये फर्क पड़ जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का मास लगभग कंपेरेबली इक्वल होता है। यहाँ 4
जीरो के आसपास हम जो एक दफा डाटा रखते हैं तो 2 है, इस तरह का डाटा थोड़ा सा चीज। और ये हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में, और इसको n 0 से लिखते हैं। क्यों 0 से लिखते हैं वो भी देख लेंगे। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अगर तुम लिखोगे तो ये तुम्हारा 0, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। और जब रिलेटिव चार्ज की बात करो तो जब चार्ज ही नहीं है तो रिलेटिव चार्ज कहाँ से आएगा, तो ये 0। इसीलिए यहाँ रिलेटिव चार्ज क्या लिख देते हैं, 0 लिखते हैं, समझ आया। तो अब जो कोई भी एटम बना है वो बना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, जिसमें प्रोटॉन पर +1 चार्ज रिलेटिव में अगर हम मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर -1 और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। अब देखो इससे भरा, किससे भरा, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। क्या न्यूट्रॉन चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन करेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास तो चार्ज है। तो चार्ज किसी भी एटम को चार्ज करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। अब होता क्या है कि किसी भी एटम के न्यूट्रल होने का कारण क्या है, व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए मान लो कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों हो, उसका कारण हम क्या बताएंगे कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, p का मतलब प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, उतना ही कौन होता है। तो व्हाट कॉजेस न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्यों, व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों ऐसा। तो हम बोलेंगे किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, NO का मतलब नो नहीं है, नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला तो ये। दूसरा, इसी चीज को दूसरे शब्दों में वैसे बोलते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। जितने अमाउंट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतनी ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, ये सत्य है। इसी कारण से टोटल चार्ज जो होता है उस पर 0 होता है। तो फिर चार्ज कब होता है, चार्ज होने का क्या कारण हो सकता है, ये लॉजिक तुम लोग खुद सोच सकते हो कि दोनों बराबर है तो चार्ज नहीं है, जैसे ही अनबैलेंस होगा तो चार्ज। प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो कौन सा चार्ज, प्लस, और प्रोटॉन कम हो गया तो माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो उसके पास तो नेगेटिव बिहेवियर भरा पड़ा है, तो वो पूरे के पूरे एटम को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन का दबदबा हो गया, तो पूरा का पूरा एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो किसी भी एटम का, अब हम ओरिजिन पे मतलब रूट पे जाते हैं कि चार्ज होने का क्या कारण है, क्या लग रहा है, क्यों चार्ज हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अनबैलेंस हो जाए, उसकी संख्याओं में अनबैलेंस हो, है ना। क्या होता होगा, कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता होगा और कभी प्रोटॉन, कभी इलेक्ट्रॉन और कभी प्रोटॉन। समझ आया। तो अब ये क्यों न्यूट्रल है वो लिख दिया हमने। अब क्यों चार्ज है वो देखो, क्यों चार्ज है किसी भी एटम का चार्ज होना, वो क्यों होता है कि या कोई भी वस्तु चार्ज क्यों हो जाती है, उसके पीछे के कारण हो जानते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर चार्ज क्यों होता है, क्यों कोई वस्तु चार्ज हो जाती है, इसको हिंदी में लिखते हैं कि क्यों कोई वस्तु चार्ज होती है, क्या कारण है किसी भी वस्तु के चार्ज होने का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का अनबैलेंस, समटाइम्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाता होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ये सब मामला है। अगर ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो पूरा का पूरा एटम कैसे बिहेवियर का हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। चार्ज जो होगा वो होगा नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन के सापेक्ष में, तो वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा। दूसरा केस बनता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज कम है, तो वो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं। तीसरा स्थिति तो ये हो सकता है कि दोनों बराबर, ये हम पहले ही डिस्कस कर कि अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तब तो ये पूरा का पूरा कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कोई भी अगर न्यूट्रल है। अब हमारे को जब भी चार्ज चाहिए तो इसके पीछे का कारण होगा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर दो या कभी इलेक्ट्रॉन को कम कर दो। अच्छा एक बात बताओ कि प्रोटॉन कहीं भी रहता तो कहाँ रहता, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब कि अगर हमने न्यूक्लियस को ही तोड़ दिया तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, तो सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। कंघी ही नहीं है तो कंघी पे चार्ज का कोई मतलब है नहीं। तो हम जब एटम्स को ही तोड़ देंगे, एटम के न्यूक्लियस को ही तोड़ देंगे, तो एटम ही विनाश हो गया, मतलब एटम का ही कुछ नहीं रहा, तो उस पर चार्ज होने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए कभी भी हम ऐसा कल्पना नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है तो प्रोटॉन को कम कर दिया, प्रोटॉन को निकाल दिया। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो बेचारा रहता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना कोई आसान बात नहीं है। पहला आसान नहीं है, दूसरा जब हम न्यूक्लियस को ही तोड़ दे रहे हैं तो फिर एटम की कल्पना करने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जब भी हम अनबैलेंस करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो वो अनबैलेंस दो तरीके से ही कर सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा कहीं से लाके वहां रख देंगे, या इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही रखा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम किसी भी बॉडी को चार्ज करा जाए, जैसे कंघी का समझ सकते हो, जब हम ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, कंघी से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाल पर चला जाता है। तो जैसे ही कंघी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा तो कंघी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब कंघी पॉजिटिव चार्ज हो गई। बात समझ रहे हैं। तो कोई भी बॉडी चार्ज होती है, उसके चार्ज होने के पीछे का कारण है कि अगर मान लो कंघी को हम रब कर रहे हैं, तो कंघी के रब करने के कारण उस कंघी पर इलेक्ट्रॉन या तो उसका खो जाता है या कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। दो संभावनाएं होती है कि या तो बाल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी पे आ गया। तो अगर बाल इलेक्ट्रॉन दिया होगा कंघी को, तो कंघी कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर कंघी इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया होगा तो कंघी कैसा चार्ज होगा। तो चार्ज होने के एक्चुअल में एक ही तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन का खोना और इलेक्ट्रॉन का पाना। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एटम या कोई सब्सटेंस पा लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर खो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो किसी भी एटम के चार्ज होने का अब एक ओरिजिन जो है, वो ओरिजिन पर हम जा रहे हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन का खो जाना, कोई वस्तु चार्ज होती है। क्यों कोई वस्तु चार्ज होती है, इसका जवाब ये है कि दो संभावनाएं हैं। y का दो जवाब होगा क्यों चार्ज होती है का। एक, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, क्या होना, ऐड। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। इलेक्ट्रॉन का रिमूव। तो कोई भी एटम जो चार्ज होती है उसका इसके पीछे का एक ही कारण। जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये कोई एटम है या कोई वस्तु है,
दिस इज अ सब्सटेंस, इसके पास इनिशियली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे, न्यूट्रल था। अब ये क्या किया, कहीं से इस पर इलेक्ट्रॉन को लाकर जोड़ दिया, तो अब एक नया सब्सटेंस मिलेगा उसी का, जिस पर हमने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐड किया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, नकारात्मक चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। कैसा, कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। अब अगर हम मान लो कि दूसरे डायरेक्शन में ले जाएं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, इलेक्ट्रॉन को इससे हटा लें, इलेक्ट्रॉन को हटा लेने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की मात्रा का बढ़ जाना, और पॉजिटिव चार्ज की मात्रा का बढ़ जाना मतलब पॉजिटिव हो जाना। तो ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन हटा लिया गया होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। बात समझे। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता है ना, इनिशियली ये न्यूट्रल था तो मास था m0। जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही होगी तो उसका मास भी बढ़ रहा होगा, क्यों, क्योंकि उस पर क्या ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया। इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास है, जैसे ही उस पर जाएगा तो वो खुद फिर से क्या हो जाएगा, उसका भी मास बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब उसके साथ क्या निकाला, मास भी। तो जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मास भी बढ़ रहा होगा। बात समझ आई। तो अगर कोई बॉडी m0 मास रखी हुई थी, अब वो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, मास क्या हो गया। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही होगी तो उसका मास भी क्या हो रहा, घट रहा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होना, सॉरी मास जब नेगेटिवली चार्ज, मास में क्या हो रहा है, बढ़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब एडिशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर कोई कहे कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, उसके मास के बारे में कमेंट कीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का खोना, हम सोचेंगे इलेक्ट्रॉन का खोना, इलेक्ट्रॉन के साथ मास का भी खोना। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन के साथ मास हो रहा है, मतलब जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। समझ आया यहाँ तक। तो ये था बेसिक रूट कॉज ऑफ चार्ज। चार्ज होने का कारण सिर्फ और सिर्फ, अब हमारे पास चार्ज होने का एक ही कारण सिर्फ नजर आ रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन। क्या होना, इलेक्ट्रॉन का होना, या तो इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना या इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मतलब उसके साथ मास का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मतलब नेगेटिव चार्ज होना। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही होगी तो उसके साथ उसका मास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाना होगा, मतलब मास भी घट रहा होगा। अब हम चार्जिंग से ये भी बता पाएंगे कि उसके मास पर क्या फर्क कर रहा होगा। समझ आया। सब लोग इस वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को ऐसे ही एज इट नॉट, लास्ट में इसको अपने शब्दों में लिख भी लेंगे, मास के बढ़ने और घटने के। ठीक है, ये था बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज का। स्टार्ट करने से पहले चार्ज की होने के कारण क्या। तो अब कभी कहे कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो ऐसा नहीं कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ हो रहा हो, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। जब भी होगा तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। या तो इलेक्ट्रॉन तुम निकाल लोगे या तो इलेक्ट्रॉन डालोगे। इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिवली चार्ज, निकालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन डालोगे तो मतलब मास भी डाल रहे हो, इसीलिए मास भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मास भी निकाल रहे हो, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और मास भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो अगर कोई कह दे कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ है अर्थात उसका मास क्या हुआ होगा, घटा। ठीक है, अब इतना तो समझ ही गए कि चार्ज के कितने नेचर होते हैं, कितने टाइप के नेचर होते हैं चार्ज के। नेचर ऑफ चार्ज या टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में दो नेचर के चार्ज होते हैं। ये तो हम लोग को पहले से पता है, बस एक ऑफिशियल लिख लेंगे कि पहला पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, एक नेचर है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेचर होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कहीं कहीं न्यूट्रल चार्ज, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बातें होंगी, लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या कोई भी बॉडी चार्ज होगा बिना मास के? तो संभव नहीं, क्योंकि चार्ज के लिए सॉलिड रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इकलौता रिस्पॉन्सिबल है हमारे जनरल लाइफ में, वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो अपने साथ मास भी लेकर, तो किसी भी मासलेस बॉडी को चार्ज नहीं दे सकते। तो चार्ज की कल्पना बिना मास के नहीं की जा सकती है। तो ये लिखेंगे कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये सभी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब जो चार्ज के गुण हैं उनमें से लिखना है। दो नेचर ऑफ, नेचर कितने होते हैं? दो। उनमें से पहला पॉइंट लिखना नेचर ऑफ चार्जेस, तो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। प्रॉपर्टीज में लिखना, फिर लिखना चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट exist without mass. Charge does not exist without mass. ठीक है, एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं कहाँ पे मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। ये अभी शायद बहुत कम लोगों को समझ आया। फोटॉन्स जैसा कुछ सुना होगा, फोटॉन्स के पास चार्ज नहीं होता। फोटॉन्स एक मासलेस पार्टिकल, फोटॉन्स जो कि एक मासलेस पार्टिकल, उसका मास नहीं होता है, इसीलिए उसको चार्ज नहीं दे सकते। तो फोटॉन्स एक मासलेस पार्टिकल है, धीरे आगे बढ़ेंगे उस पार्टिकल ऑफ लाइट के फॉर्म में। लेकिन फिलहाल एक लाइन लिख लेंगे यहाँ, ट्वेल्थ में भी कभी कभी पूछा जाता है कि फोटॉन्स को चार्ज क्यों नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि फोटॉन्स के पास रेस्ट मास नहीं है और बिना मास के हम चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते। फोटॉन्स मासलेस है, इसीलिए इट कैन नॉट गिवन चार्ज। फोटॉन्स massless particle, it cannot given charge because it has zero resistance। तीसरी प्रॉपर्टी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है वो सब लिखी जाएगी। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें कि वेक्टर है या स्केलर, तो बोल सकते हैं ये स्केलर है। चार्ज क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल इन नेचर, क्योंकि ये एक बॉडी या वस्तु से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट छोटा छोटा, ये एडिटिव होता है। क्या दो कूलम और दो कूलम को जोड़ सकते हैं? तो जोड़ सकते हैं बिल्कुल, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का होता है, जोड़ और घटाने के नेचर को ओबे करता है, इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव नेचर। ठीक है, ये सभी बेसिक चीजें हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। और दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका 12th में या किसी भी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को बनाने में हेल्पफुल होता है। वो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस लेक्चर में हम लोग यही क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन तक ही करेंगे। देखो, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, नोट करेंगे। दूसरी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है छोटी छोटी, जैसे चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब चार्ज को लेकर दौड़ेंगे तो चार्ज का वैल्यू बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनवेरिएंट का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आश्रित नहीं। ये था बेसिक प्रॉपर्टी। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेहद ही
ऐसा समझेंगे कि मायने रखता है 12 के लिए, वो दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी है जो वो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर तुमको हमने अभी जितना एटम का चार्जिंग का रियल सीन फील करा है, अगर वो फील हुआ होगा तो क्वांटाइजेशन में फील होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है वो देखो ध्यान से। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, ये लिखो, ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं। हिंदी में इसलिए क्योंकि फोकस शायद ज्यादा जाए जो हिंदी वाले लोग होंगे। इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं, नॉट पॉसिबल टू ब्रेक दैट। अब ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट की तरह है, इलेक्ट्रॉन एक पैकेट की तरह है। इस पैकेट का जब भी हम चार्ज खरीदेंगे तो वो किस फॉर्म में खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पैकेट के फॉर्म में। और इस एक पैकेट के साथ चार्ज कितना आता है, 1.6 × 10 पर पावर -19 पर। जब भी हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो वो इस फॉर्म में। अच्छा, माइनस और प्लस दोनों लगाने का क्या सेंस है वो बताते हैं। मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन चार्ज को जब भी रख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पैकेट के फॉर्म में रख सकते हैं। किसी जगह पैकेट फेंकेंगे तो वो पूरा का पूरा पैकेट जाए, आधा आधा नहीं जा सकता। चार्ज इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, मतलब इस पैकेट को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि 1.6 × 10 पर पावर -19 से छोटा कोई भी चार्ज संभव। बात समझ आई? तो कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा अपने पूरे के पूरे फॉर्म में रहता है। उसको टुकड़ों में तोड़ना या उसका एक हिस्सा निकालना वो संभव नहीं। तो जब भी चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर, तो -1.6 × 10 पावर -19 लेकर एक पूरा का पूरा, या आएगा तो उतना पूरा का पूरा लेकर। तो इस तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज गया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3.5, 3.25 जैसा कोई भी नहीं जा सकता। मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे टूटेंगे। अर्थात अगर किसी भी बॉडी पर तुमको चार्ज मिल भी सकता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा, 3 के बराबर मिलेगा, 3.5 के बराबर, क्योंकि टूटेगा नहीं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज है। इंटीग्रल मतलब पूर्णांक के, मतलब अगर किसी भी बॉडी पर तुम चार्ज लिख सकता है तो तुम्हारी क्षमता सिर्फ ये अलाउ करती है कि तुम इस फॉर्म में लिख सकोगे। ई का मतलब तो हमें पहले से पता है, 1.6 × 10 पर पावर 1 इलेक्ट्रॉन, या प्लस में लिखो, या जब हो गया होगा तो प्लस में आता है, जब पा लिया होगा तो जब भी Q लिख सकता है वो तो इसी फॉर्म में लिख सकता है, प्लस में। जहां पे n तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह के सभी इंटीजर्स हो सकते हैं। इसको जरूर नोट कर लेना है जो भी उदाहरण है। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन क्या कहा जाता है कि अगर किसी भी, अब हम बाहर से किसी भी चीज को लेने वाले नहीं है, मतलब बाहर से किसी चार्ज को नहीं लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि सिंपली किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक छोटे से पैकेट मतलब एक पैकेट जिसका चार्ज है 1.6 × 10 पर पावर -19 इनटू कितना भी संख्या करो, लेकिन वो संख्याएं किस में होनी चाहिए, पूर्णांक में, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। इस गुण को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ। क्वांटा का मतलब ही अगर कहा जाए, जो यहाँ पे वर्ड आया है क्वांटा, QUANTI, क्वांटाइजेशन, तो यहाँ जो वर्ड है क्वांटा उसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ क्वांटा।
तो हम जो डेफिनेशन लिखेंगे क्वांटाइजेशन का, तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी will always exist in the form of plus minus n, जहां पर n belongs to integers। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा कंजर्वेशन, ठीक है। स्क्रीन रोकेंगे और इनको पूरा का पूरा नोट्स। इसके बाद जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का एग्जांपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से, कोई कहे कि इस तरह का चार्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, जैसे कि 2 × 10⁻⁻20 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो हम कहेंगे कि उसको चेक कर लेते हैं कितना चार्ज बनाने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे हैं, कितना चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, तो फिर n निकाल लेंगे। एक ही नियम मतलब यूनिटी मेथड से भी निकाल सकते हैं। n निकालना चाहेंगे किसी चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से विभाजित करेंगे, किससे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से विभाजित करेंगे। 2 × 10⁻⁻19 को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से विभाजित करेंगे। देखो कलम से कलम खत्म, -20 से -20 खत्म, बचा 2/1.6। अगर हम 2/1.6 की बात करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1.6 करके देखो, ये 20/16 काटो तो 5/4। 5/4 एक फ्रैक्शन इज नॉट बिलोंगिंग टू द इंटीजर फैमिली, तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं, नॉट एग्जिस्ट। 5/4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन अगर इंटीजर आ जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं आएगा तो एग्जिस्ट। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सब लोग इसको स्क्रीन पॉज करके जरूर नोट कर लेना, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। 12th में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बीएससी और सीबीएसई दोनों में पूछा जा सकता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझें। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो सभी भी प्रॉपर्टी ही थी लेकिन इंपॉर्टेंट में 2 प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। क्वांटाइजेशन समझ आ गया तो कंजर्वेशन इजीली समझ आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण मतलब संरक्षण का मतलब होता है निहित रहना, स्थिर रहना। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अगर मान लो हमने किसी भी तरह का रिएक्शन किया, जैसे कि तुम ऐसा सुने होंगे कि H2 अगर टूटता है अपने आयंस में तो H+ और OH- में टूटेगा। H2 अगर टूटेगा तो किसमें टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा। तो अगर हम H2O की बात करते हैं तो ऐसा टूटता है, मतलब यहाँ पे देखो न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, क्यों क्या था, 0। फाइनली जब रिएक्टेंट मिला इस प्रोडक्ट से टूटना, तो 1+1 और -1 दोनों फिर से क्या है, 0। इस बात पर गौर करो। जैसे ऐसा भी होता है कि समटाइम्स न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन, तो एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो तुम देखोगे कि एक प्रोटॉन बना और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकल आता है, क्योंकि इस पर +1 तो इस पर -। साथ में एक एंटी न्यूट्रॉन, इसको बीटा डीके कहते हैं, बीटा डीके के नाम से इसको कहते हैं, आगे चलते हैं बीटा डीके, मतलब कहते हैं अभी ये बीटा डीके, मतलब आगे चल के इसको पढ़ेगा कि इसको किस नाम से जानते हैं, बीटा डीके। एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, इस पर कोई भी चार्ज नहीं, जब ये डीके हुआ और ये न्यूक्लियर डीके में से आता है, ये किसका उदाहरण है,
न्यूक्लियर डीके का उदाहरण है, और ये केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। तो किसी भी तरह के केमिकल हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो, न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज 0, यहाँ +1, यहाँ -1, इस पर चार्ज नहीं, टोटल मिलकर फिर भी क्या हो, किसी भी तरह के रिएक्शन में, चाहे तो मान लो एक बॉडी ले लो, इसको एक इलेक्ट्रॉन गंवा दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन गंवाने के बाद जो इसका रिएक्शन लिखेगा तो ये बॉडी ही मिलेगा, लेकिन इस पर +1 आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या आएगा, नेट चार्ज यहाँ भी 0 था, अभी भी क्या है, इसको फिजिकल रिएक्शन के नाम से कह सकते हैं। ये नहीं कि हम बाहर वाले किसी बगल वाले से इस इलेक्ट्रॉन अलग से डाल दिए, तो वो नहीं कर सकते। उसको बाहर से संरक्षित करना, तो बाहर से बचाने का मतलब आइसोलेट करना, मतलब उसका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक अगर नहीं, अगर बाहरी दुनिया से कोई अगर ताल्लुक नहीं है, तो किसी भी समय उसका जो नेट चार्ज है वो 0 होगा, जो नहीं, मतलब जो है वो संरक्षित रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। जैसे शुरू में 0 था तो बाद में भी क्या है 0, शुरू में 0 था तो बाद में भी क्या है। तो किसी भी तरह के आइसोलेटेड इन एनी टाइप ऑफ नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे लिखेंगे, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब है किसी से संबंध नहीं होना, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम in any type of physical chemical and nuclear reaction is always constant, is always constant। नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इनिशियली 0 था तो फाइनली भी 0, इनिशियली 0 था तो फाइनली भी 0। इस एग्जांपल्स को जरूर लिख लेना उसके साथ, और साथ ही एक जनरल एग्जांपल भी लिख सकते हो। मान लो ए और बी मिलकर सी और डी का निर्माण कर रहे हैं, ए और बी मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सी और डी का। इसका चार्ज का जनरेशन कैसे लिखेंगे वो दिखाते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से फिर से नोट करें। फिर हम बताते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं कंजर्वेशन। जैसे ये जनरल ए प्लस बी मिलकर अगर सी और डी का निर्माण करें, देख लो यहाँ एक लाइन में इसको हम दिखा देते हैं, फिर नोट करें। अगर ए और बी मिलकर सी और डी निर्माण कर रहे हैं, तो इनिशियली ए पर जो चार्ज था उसको क्यू ए लिखें, बी पर जो चार्ज था उसको क्यू बी, और सी पर जो चार्ज था क्यू सी, और डी पर चार्ज था क्यू। तो रिएक्शन से पूर्व ये चार्ज था समेशन, रिएक्शन के बाद ये दोनों क्या हो बराबर। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी कहता है कि क्यू ए प्लस क्यू बी जो होगा वो बराबर होगा क्यू सी प्लस क्यू डी के। इस गुण को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आया? चलो आज ये सभी बेसिक प्रॉपर्टी थे चार्जेस के जो हमने पढ़ा, और यहाँ प्लस प्लस जो हमने लिखा ये रिलेटिव चार्ज, ठीक है। एक लास्ट टर्म है चार्ज से रिलेटेड, वो भी लिख देते हैं। समटाइम्स 12th के एग्जाम में बीएससी में पूछा गया है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो उस चीज को भी देख लो। और आज का लेक्चर एंड करेंगे। वो है एक टर्म है, वो है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? किसी भी चार्ज बॉडी पर रहने वाले चार्ज और उसके मास के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो को ही कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है।
चार्ज टू द मास रेशियो। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज पूछी, तो हमें दोनों चीज याद होना चाहिए, मास और चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻21। 19 से 21 को काटोगे तो 12 बचेगा, 10⁻12 होगा। पॉइंट हटा 16/91। इस चीज को यहाँ लिख सकते हैं, तो ये 16/91 माइनस साइन के साथ 19×10⁻12 ये हो गया कूलम प्रति केजी स्पेसिफिक चार्ज। अब जो भी कटने वाला होगा काट के लाएंगे वो आंसर होगा। 10 के पावर 11 के ऑर्डर का होगा, क्योंकि 16/91 तो पॉइंट वाले से छोटा है। ठीक है, इस तरह से हम चार्ज के बारे में आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जैसे दो चार्जेस के फोर्स से संबंधित प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम आज थोड़ा सा स्टार्ट करने की बात करें तो दो चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, इन पर विशेष चर्चा करेंगे। मतलब चार्जों के बीच इंटरेक्शन किस तरह का होता है और इंटरेक्शन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब फोर्स कैसे निकालते हैं, उस पर अगले दिन। आज हमने बेसिक चर्चा किया सिर्फ और सिर्फ चार्ज और उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ते रहें। ठीक है।